नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बुलेटिन में सबसे पहले बात एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के लागू होने की। ये मर्जर 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा और इस मर्जर के लिए जरूरी सभी मंजूरियां मिल चुकी हैं। इस मर्जर के प्रभावी होने के क्या मायने हैं, समझा रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया। सिर्फ डे इतना इंपॉर्टेंस डाल देता है कि अब वो डे जो हमें अभी तक पता नहीं था कि मर्जर का डेट क्या है, अब वो डेट एकदम पास आ गया है। तो सारी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, किस तरह से वर्कआउट होगी। आपको हैप्पी बर्थडे कब आता है? समय यहाँ पे आता है ना, तो वो डे क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सबको पता है, फैमिली वालों को पता होता है कि प्रियंका जी का, मानसी जी का, अजय जी का बर्थडे कब आता है, पर वो डे फिर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यही तारीख होती है। अब टेक्निकली इसको हम डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या थी। मार्केट को डेट से नहीं फर्क पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डे मर्जर आ रहा था, मगर टेक्निकली आपको पता है कि इससे दो चीज़ें होंगी। नंबर 1, बुक्स में एडजस्टमेंट होता है। तो म्यूचुअल फंड्स को पता है कि भाई हमें 5,000 करोड़ का कंबाइंड एंटिटी का जो स्टॉक है वो रिड्यूस करना है, और स्टार्टिंग डेट हो जाएगी मर्जर प्लस 3 महीना, जो सेबी ने अभी तक हमें सेबी से हमें जो समझ में आया है। तो अब आपको पता है कि वह 12 या 13 तारीख जो जुलाई की डेट आती है, वह उसके बाद अब 3 महीने के अंदर बुक्स एडजस्ट हो जाएंगी। दूसरा, एंड मोमेंट पर कहीं कोई रेगुलेटरी अप्रूवल्स की प्रॉब्लम नहीं आई है। हालांकि सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं, मगर हम कहते हैं ना कि जब तक आप लक्ष्मण रेखा पार नहीं करते हैं, रेस चालू रहती है। लाइक दे से दैट अ मैच इज नॉट ओवर टिल द टाइम द लास्ट बॉल इज बोल्ड। तो वही होता है कि जब तक मर्जर नहीं होता है, क्या पता पीआईएल आ जाए, क्या पता माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में किसी में कुछ इशू आ जाए, क्या पता कोर्ट में जाकर कुछ हो जाए, या कुछ हो जाए को लेकर के भी अब मुझे लगता है कि चिंता खत्म हो गई है। तीसरा, अब क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है, इसकी एफएनओ में एडजस्टमेंट होगी। एफएनओ की बुक अब मिडिल ऑफ द सीरीज में जाएगा ये, क्योंकि मिडिल ऑफ द सीरीज के अंदर ये सडनली आपका एचडी का एडजस्टमेंट होने वाला है। निफ्टी के अंदर परिवर्तन आएगा। निफ्टी में 50 स्टॉक्स के बजाय 49 स्टॉक्स हो जाएंगे। तो एक स्टॉक आएगा। तो एक जो सीट है निफ्टी की खाली हो गई है, तो वो नया स्टॉक कौन सा आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। मगर ये तारीख की वजह से इतने परिवर्तन आ रहे हैं। तो हम कौन से स्टॉक की बात कर रहे थे? मैं अभी एक LTI माइंट्री की बात कर रहे थे। वो स्टॉक ऊपर क्यों गया? देखिए, इंट्राडे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद उसका 2.5% इंक्लूजन हो जाएगा। इंट्राडे में ही गया। तो अब जब 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स की 49 सीट्स हो गई, एक सीट खाली हो गई। एक तो कोई नया स्टॉक आएगा, कुर्सी खाली हो गई ना जी, तो नया तो आएगा कोई। बिल्कुल। तो जब कुर्सी खाली होगी, नया कोई आएगा, तो वो स्टॉक कौन सा आ सकता है? तो उसको लेकर के मार्केट में स्पेकुलेशन चालू होगी। आप कैसे कह सकते हैं डेट इंपॉर्टेंट नहीं है? कितनी ज्यादा स्पेकुलेशन है, कितना कुछ हो रहा है, कितनी ट्रेडिंग हो रही है। डेटा सेट में LTI माइंट्री इसमें LTI माइंट्री को लेकर के मेरा व्यू नहीं है, मतलब मैं तो भी बाजार का व्यू बन रहा है। बाजार में नुमामा का एक रिपोर्ट आया, लिंक भी करवाई उसके ऊपर, कि निफ्टी में आने के क्राइटेरिया क्या है। ये खाली सीट बैठेगा आके, क्या है, बैठ सकता है। ये रिपोर्ट आ गई, मैं तो फैक्ट देख रहा था अभी। तो कैसे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है प्रियंका जी? कितनी ज्यादा काफी ज्यादा, एक स्टॉक नहीं, तीन शेयरों पर यहाँ पर HDFC लाइफ का शेयर चल गया है। HDFC लाइफ का शेयर क्यों चल गया? HDFC लाइफ के अंदर भी काफी चेंजेस आएंगे सब्सिडरी लेवल को लेकर के, तो वहाँ के शेयर होल्डर्स को भी चेंज होगा। आप कहते हैं डेटा 52 हाई पे HDFC लाइफ। डायरेक्टर साहब, पूरे साल का दिखाइए चार्ट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये स्टॉक 52 हाई पे पहुंच गया HDFC लाइफ, कंप्लीटली अंडर ओन्ड से, बिकॉज़ HDFC लाइफ अब HDFC बैंक की सब्सिडरी हो जाएगी। HDFC लाइफ अब HDFC बैंक की सब्सिडरी जब हो जाएगी, तो उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, डिस्क्लोजर नॉर्म्स, देखिए HDFC बैंक जब हो जाएगा, HDFC लिमिटेड की सारी सब्सिडरीज HDFC बैंक की सब्सिडरी हो जाती हैं। HDFC AMC, HDFC इंश्योरेंस। अच्छा, उससे पहले HDFC लाइफ ने अभी एक PE इन्वेस्टर को अपना नॉन बिजनेस क्रेडिला का जो 2 दिन पहले बेचा है, शायद वो भी इसी सिलसिले में दिया है। और प्रियंका जी का डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। बस देखो इसकी सिग्निफिकेंस किस तरह से देखें, जस्ट एक डेट से देखो क्या हो गया। जस्ट वन थिंग, HDFC लिमिटेड है, HDFC बैंक का 14% वेटेज है। अगर ये चल गया तो एक तभी इंडेक्स भी एक यह ऑल टाइम हाई 2 पॉइंट से आप मिस कर जाओ, 10 पॉइंट से मिस कर जाओ, औपचारिकता है। बट आपको ये समझना है कि एक सोया हुआ बड़ा हैवी वेट अगर अचानक मेन स्ट्रीम पर आ जाए, तो अभी क्या हो रहा था कि अगर 2-3 दिन तक मार्केट और ऊपर नहीं जाते ना, तो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग आ जाती, बिकॉज FI बेच रहा था। मार्केट थोड़े टायर्ड लग रहे थे। हम सुबह बात भी कर रहे थे कि भाई जो पेड़ है उसको थोड़ा झटका दीजिए, फटीग हो गई, थोड़ी फटीग हो गया है। तो अब एक अचानक बुल्स को एक इंजेक्शन मिल गया एक तरह से, और अब शॉर्ट सेलर सोचेगा या ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा देखते हैं। तो ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर चल गया, कितना है जी अभी?
निफ्टी 18,800 के ऊपर 110 अब कल एक्सपायरी है मंथली और 60-70 पॉइंट, क्योंकि थर्सडे की वेंसडे को एक्सपायरी हो गई तो आपके प्रीमियम्स में चेंज आएगा, तो उसकी वजह से शॉर्ट सेलिंग हो सकती, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, तो निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो आप कह रहे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी चीज़ हो रही है, निफ्टी का रुख बदल रहा है, HDFC का रुख बदल रहा है, एक निफ्टी के अंदर नया नाम आएगा और पूरी एफएन एक्सपायरी बदल गई है। काफी कुछ बदल गया इनफैक्ट ये काफी कुछ बदल भी गया, और कल की छुट्टी जो परसों एडजस्ट हो गई उसकी वजह से भी काफी कुछ बदलाव, मंथली एक्सपायरी कल आ गई, तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में काफी सारी खबरें आई, प्लस HDFC बैंक मर्जर, देखिए एक बात जो है कि बाजार को डाइजेस्ट करनी पड़ी। तो मानसी हम बात नहीं करते हैं, मगर ऑप्शंस मार्केट अब बहुत बड़ा हो गया है, स्पेशली ऑप्शंस मार्केट जो रिटेल इस समय उसमें डोमिनेट कर रहा है, काफ़ी मैटर करता है। और वह जो टिक्स आप देखें तो वो 1 रुपए का स्प्रेड, 2 रुपए का स्प्रेड, 3 रुपए का स्प्रेड, 4 रुपए के स्प्रेड पे आजकल ट्रेडिंग हो रही है। अब 50 पैसा 1 रुपया अगर हो जाए तो वो 50% गेन है, 1 रुपया 2 रुपये हो जाए तो 100% गेन है। अब आपकी वेंसडे की एक्सपायरी थर्सडे को हो गई है, थर्सडे की एक्सपायरी है वेंसडे को हो गई, तो आपको जो टाइम ड्यूरेशन है जिस पर हम ऑप्शंस की प्राइसिंग करते हैं, टाइम ड्यूरेशन आपका कम हो जाएगा। क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, उसकी वजह से ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है, मतलब हमें डेटा निकाल के टीवी पे भी दिखाना चाहिए कि ये ऑप्शंस प्राइसिंग में अचानक आप देखिएगा चेंज आएगा, तो छोटा चेंज है, मगर जो केवल ऑप्शंस मार्केट में 50 पैसा का स्प्रेड, 1 रुपए का स्प्रेड, 2 रुपए के स्प्रेड के लिए, उनके लिए एक दिन बड़ा काम होता है। ऑलराइट, बिल्कुल। तो HDFC बैंक के इस मर्जर की डेट आने से इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन एक बार ग्राहकों को क्या फर्क पड़ता है? शुक्रिया निकुंज साना से समय समझाने के लिए। और इस मर्जर से ग्राहकों को क्या फायदा होगा? क्या इससे HDFC के ग्राहकों के लोन सस्ते होंगे? बता रही है हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। बिल्कुल, HDFC और HDFC बैंक का महाविलय, और जिस तरह से हमें खबर अब मिल गई है कि जो विलय है वो 1 जुलाई से प्रभावी होगा। प्रभावी होने पर अगर आपने HDFC से लोन लिया हुआ है तो आप सोच रहे होंगे कि आपकी ब्याज दरों का क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपके ऊपर, आप एक ग्राहक हैं, लोन धारक हैं, तो आप पर किस तरह का असर पड़ेगा, खासतौर से आपके होम लोन का। तो 1 जुलाई से ये प्रभावी होगा। उसके बाद जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के मन में यही है कि हमारे सुरक्षा, हमारी खाते की सुरक्षा, हमारे पैसों की सुरक्षा होगी या नहीं होगी। तो आप सुनिश्चित हो जाएं, आपके पैसों को लेकर पूरी तरह से गारंटी और सुरक्षा जो है इनफैक्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, अब जो लोन है, अगर आपने HDFC से लोन लिया हुआ है तो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा कि ये बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट से लिंक्ड है, यानी आप एक दूसरे बेंचमार्क से लिंक्ड है। और विलय होने के बाद एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट आपका हो जाएगा, यानी जो बेंचमार्किंग है आपके लोन की वो बदल जाएगी HDFC बैंक में विलय होने के बाद। अब आप जब लोन लेते हैं तो RBI के नियमों के तहत एक नोट होता है जिसमें आपकी बेंचमार्किंग लिस्टेड होती है। लेकिन अभी अगर आप BPLR के तहत आपका अगर बेंचमार्किंग है और उसके हिसाब से आपकी लोन की दर है, तो अब HDFC बैंक में आने के बाद आपको अपने रीसेट पीरियड का ध्यान देना होगा, क्योंकि RBI के नियमों के अधीन अगर देखा जाए तो HDFC बैंक, क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क से उनका रेट लिंक्ड है, यानी रेपो रेट से लिंक्ड है, तो आपकी जो ब्याज दरें हैं वो बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, ये आपको अपने रीसेट पीरियड में देखना होगा। वैसे तो जिस रेट पर आपने लोन लिया हुआ है वो जस का तस फिलहाल रहेगा, लेकिन हाँ, विलय के बाद आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होगी और इंटीमेशन भी मिलेगा आपको आपके बैंक की तरफ से, जहाँ पर इस विलय की जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी दी जाएगी कि आपका जो रेट है वो किस बेंचमार्क से लिंक्ड है, और अगर रीसेट पीरियड में वो बदलता है तो कितना बदलकर हो जाएगा, यानी आपकी जो ब्याज दरें हैं वो अगर रेपो रेट से लिंक्ड होती हैं, यानी EBLR से लिंक्ड होती हैं, तो वो किस दर पर लिंक हो जाएंगी, किस दर पर आपको रेट लगेगा। और साथ ही एक फ़ायदा जो आपको जानना है, EBLR से लिंक होने के बाद आपके रेट में, आपकी जो ब्याज दर है उसमें रेपो रेट में कटौती के अनुसार आपकी जो ब्याज दरें हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आपको EBLR के तहत मिलेगा। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है और HDFC से होम लोन लिया हुआ है, HDFC हाउसिंग से लिया हुआ है, अब HDFC बैंक में अगर आपका लोन ट्रांसफ़र हो जाता है तो अपने रीसेट पीरियड पे ध्यान दीजिए। अभी आपका जो लोन है वो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पर है, BPLR पर है। विलय के बाद EBLR पे अगर ये ट्रांसफ़र होता है तो अपने रीसेट पीरियड पे ध्यान दें और बैंक से संपर्क करें। और मर्जर के बाद HDFC अगर निफ्टी से निकलेगा तो किस शेयर की एंट्री होगी, बता रहे हैं सौमित सरकार।
तो अभी अभी हमें पता चला है कि मर्जर होने के कारण जो HDFC है वो 13 जुलाई से निफ्टी में मतलब ट्रेड करना बंद कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे। अब नुवामा का मानना ऐसा है कि LTI माइंडट्री मोस्ट लाइकली HDFC के बदले निफ्टी 50 इंडेक्स में हिस्सा ले सकता है। अब ये जो एडजस्टमेंट होगा ये एक्स डेट पे होगा HDFC के मर्जर पे, और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक्सचेंज की तरफ से 1-2 दिन में आ जाएगी। बट उसके पहले HDFC को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट का मर्जर का, जो अभी तक नहीं आया है। तो अगर LTI माइंडट्री एक्चुअली में इंक्लूड हो जाता है निफ्टी 50 में HDFC के बदले, तो जो इन्फ्लोज आ सकते हैं नुवामा के हिसाब से वो करीब 150 to 160 मिलियन US के है। और मोतीलाल ओसवाल का मानना ऐसा है कि इन्फ्लोज 170 मिलियन US तक भी जा सकता है, और इसी कारण हमें ये अपमूव देखने को मिला है LTI माइंडट्री पे। अब मोतीलाल ओसवाल ये भी कह रहे हैं कि सेंसेक्स में भी, जिसमें HDFC एक हिस्सेदार है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडेक्स के, वहाँ से भी वो निकल जाएंगे। वहाँ पे JSW स्टील का इंक्लूजन होने के चांसेस ज़्यादा है, और उनके हिसाब से अगर JSW स्टील इंक्लूड हो जाते हैं सेंसेक्स में, तो जो इन्फ्लोज होंगे वो करीब 157 मिलियन US के। तो ये दोनों ही स्टॉक फोकस में रखिएगा, क्योंकि HDFC जैसे ही बाहर हो जाएंगे इंडेक्स से, तो JSW स्टील शायद सेंसेक्स में इंक्लूड हो सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से, और LTI माइंडट्री नुवामा और मोतीलाल ओसवाल दोनों के हिसाब से निफ्टी में इंक्लूड हो सकते हैं। और अब बात बाजार में आज के एक्शन की। 1 जुलाई से HDFC मर्जर प्रभावी होने की खबर से बाजार में आखिरी कारोबारी घंटे में तेजी नजर आई। निफ्टी 126 अंक चढ़कर 18,800 के पार बंद हुआ। रियल्टी, मेटल, सरकारी बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी नजर आई। वहीं निफ्टी बैंक 480 अंक चढ़कर 44,100 के पार बंद हुआ। और अब बात बैंक निफ्टी FNO की एक्सपायरी से जुड़ी हुई। NSE ने शुक्रवार को बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का फैसला वापस ले लिया है। BSE के गुजारिश के बाद यह फैसला वापस लिया गया। अब पहले की तरह ही गुरुवार को बैंक निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी रहा करेगी। इन सब के बीच सेबी बोर्ड की बुधवार को बैठक होने वाली है, और बैठक में किन मुद्दों पर विचार हो सकता है, अंकुर मिश्रा हमारे सहयोगी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, सेबी की एक अहम बोर्ड बैठक होने वाली है बुधवार को, और यहाँ पर जो एजेंडा में है उसमें है IPO की लिस्टिंग की टाइमलाइन 6 दिन से घटाकर 3 दिन की जा सकती है। इस पर ऑलरेडी एक डिस्कशन पेपर पहले आया हुआ था, और हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये मंजूरी वेडनेसडे को मिल सकती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के TER रेगुलेशंस पर भी चर्चा हो सकती है, और जैसा डिस्कशन पेपर में सजेस्ट किया गया था कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि उसमें GST, STT सारे जो पैरामीटर्स हैं वो इंक्लूसिव होने चाहिए। हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि फिनफ्लुएंसर वाला मामला भी इस बार की बोर्ड बैठक में आ सकता है। इसके अलावा जो FPIs का रेगुलेशन है वहां पर भी चर्चा होगी। अडानी वाला जो इशू आया था उसके बाद एक डिस्कशन पेपर में सेबी ने सजेस्ट किया था कि जो FPI के रेगुलेशन है वो टाइटर हो, क्योंकि वो किसी भी तरीके का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और इंश्योरेंस संशोधन विधेयक में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक में से बड़े बदलाव के प्रस्ताव हटा दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अनुराग शाह। देश के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के विस्तार के लिए और इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो सरकार इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव करने जा रही है, और ये जो बिल है वो आने वाले मॉनसून सेशन में पेश किया जाएगा, जिसमें काफी बड़े बदलाव प्रस्तावित थे। लेकिन हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो फाइनल ड्राफ्ट बिल पेश होने जा रहा है उसमें कंपोजिट लाइसेंस, कैप्टिव इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनीज को फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने की जो बातें कही जा रही थी वो शामिल नहीं की गई है। केवल जो माइनर बदलाव है वही हमको इंश्योरेंस बिल के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें गिफ्ट सिटी के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों को ऑफिस एस्टेब्लिश करने से जुड़ा हुआ इंसेंटिव, और जो बड़े बदलाव थे कंपोजिट लाइसेंस का, कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनियों का, इसके अलावा जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है इंश्योरेंस कंपनियां बेच पाए, ये फाइनल ड्राफ्ट बिल में शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है जानकारों के मुताबिक के और जो एक्सपर्ट्स की राय मिली है कि और इसमें स्टडी की जाएगी और उसके बाद जो है कंपोजिट लाइसेंस वगैरह की चीजों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े ड्रास्टिक बदलाव हो सकते थे। इन सब चीजों को देखते हुए जो फाइनल ड्राफ्ट बिल मॉनसून सेशन के अंदर पेश किया जाएगा संसद के, उसमें ये 3-4 जो बड़ी चीजें वो शामिल नहीं की जा रही है।
बढ़ते हैं आगे। ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने के बाद शुरू ही नहीं हो पाए या फिर वैसे प्रोजेक्ट्स जिनके पूरा होने की उम्मीद नहीं है, उन्हें अब रेरा से डी रजिस्टर किया जाएगा। महाराष्ट्र रेरा ने ऐसे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की पहचान की है। जानकारों के मुताबिक महारेरा का ये विकल्प बिल्डर और खरीदार दोनों के लिए फायदेमंद है। अब खरीदार की मंजूरी के बाद ही कोई प्रोजेक्ट डी रजिस्टर हो सकता है और प्रोजेक्ट के डी रजिस्टर होने से पहले बिल्डर को खरीदारों को कंपेंसेशन देना होगा। पूरी खबर बता रहे हैं अनुराग शाह। महाराष्ट्र के अंदर 100 से ज्यादा डेवलपर्स ने जो अपने रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डी रजिस्टर करने की महारेरा को अर्जी दी है। महारेरा जो है वो कुछ वक्त पहले एक नियम लेके आया था जिसके अंदर जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स है उनको डी रजिस्टर करने का नियम लाया था। तो इसमें 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ने डी रजिस्टर करने के लिए अर्जी दी और इसमें 5 प्रोजेक्ट जो करीब है वो लिस्टेड कंपनियों के भी है, जिसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स और अरियन सुपरटेक जैसी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके भी प्रोजेक्ट इस के अंदर 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट की लिस्ट में शामिल है। तो ये जो डी रजिस्ट्रेशन के पीछे वजह यही है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड हो गए लेकिन उनका कमेंसमेंट नहीं हो पाया, वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया या फिर किसी स्तर पे जाके अटक गए, तो वहां पर जो डेवलपर्स को दिक्कतें थी, जो चुनौती थी, उससे निपटने के लिए रेरा के द्वारा ये विकल्प दिया गया है। तो और ये जो विकल्प है ये डेवलपर के साथ साथ होम बायर के लिए भी फायदे का है, क्योंकि विदाउट होम बायर की एनओसी के जो प्रोजेक्ट है वो डी रजिस्टर नहीं हो पाएगा। अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फ्लैट्स बिके हैं जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट था, तो वहां पर सभी जो होम बायर्स है उनकी एनओसी के बाद ही वो जो प्रोजेक्ट है वो डी रजिस्टर हो पाएगा। तो अगर किसी उदाहरण के तौर पे अगर कोई प्रोजेक्ट था जिसमें एक की एफएसआई थी रेरा रजिस्ट्रेशन के वक्त में, तो उस प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर करा के वापस जो बिल्डर है वो 2 की एफएसआई या और नियम शर्तों के साथ वो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो ये विन विन सिचुएशन रहेगी होम बायर और डेवलपर दोनों के लिए, जहां पर रेरा के द्वारा ये विकल्प दिया गया और इसमें महाराष्ट्र के अंदर 100 से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है उन्होंने अर्जी दी है अपने प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर करने के लिए। और अब बात महंगाई की आग में सुर्ख लाल हो रहे टमाटर की कीमतों में उछाल जारी है। देश के कई शहरों में टमाटर की कीमतें सेंचुरी जमा चुकी हैं। दिल्ली हो या मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कानपुर, हैदराबाद, लगभग हर जगह एक जैसा हाल है। सबसे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने गाजीपुर इलाके की एक मंडी का जायजा लिया। टमाटर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लाल लाल टमाटर, अब कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग इसे खरीदते हुए भी सदमे में पहुंच गए हैं, सोच रहे हैं कि क्या इसे खरीदें, खाएं या ना खाएं। हम गाजीपुर मंडी में हैं, यही पूछते हैं टमाटर का क्या रेट है। कैसे टमाटर? 500 रुपए का 5 किलो, यानी कि 100 रुपए किलो। हाँ जी, 100 रुपए किलो। और ये मंडी का भाव है? जी, मंडी का भाव, गाजीपुर मंडी का। और अगर मान लीजिए बाहर खुदरा में अगर ये बिकेगा तो कितने में बिकेगा? ये कम से कम 120-140 रुपए बिकेगा। 120-140 रुपए किलो? हाँ जी। तो ये कब से रेट इतना बढ़ा हुआ है? ये 3 दिन से बढ़ा हुआ है जी। तो क्या कारण है ये कि क्यों रेट बढ़ा हुआ है? पीछे से माल आ नहीं रहा, बहुत महंगा आ रहा है, आड़ती लोग बहुत पैसा खा रहे हैं जी। मतलब ये टमाटर नहीं आ रहा पीछे से? टमाटर आ नहीं रहा, बारिश हो रही राजस्थान में, बहुत बाढ़ आई है इसलिए। ये यहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ एक और है, आप भी नहीं बोल पाऊंगा भाई साहब। आप भी नहीं बोल पाएंगे। कैसे किलो ये बता दीजिए? 100 रुपए 80 रुपए किलो बिक रहा है। 100 से 80 रुपए किलो, यही है। देखिए 100 से 80 रुपए किलो जो टमाटर है वो बिक रहा है और लोग जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे देखिए परेशान भी हो रहे हैं। हालांकि टमाटर खानी है, सब्जियों में डालना है, खरीदना भी है, लेकिन जो रेट है वो काफी ज्यादा है। आप भी खरीदने आए हैं? कैसे मिल रहा है यहाँ पे? 500 रुपए धड़ी। दिक्कत हो रही होगी? दिक्कत बहुत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही कुछ पूछो ही मत। सोचा था 100-150 रुपए टमाटर, कभी नहीं हुआ ही नहीं, कभी बहुत ज्यादा 80 रुपए तक। हाँ, बहुत ज्यादा 80 रुपए। बारिश की मार अब सब्जियों पे आदमी पे आएगी। नहीं आ रहा है साहब, कौन भी ले रहा नहीं। वो कल 80-90 था, आज 70 रुपया बोल के भी ले रहा नहीं। ऐसा ही है पूरा आइटम। कितना डाउन हो गया सेल? हो गया जी, क्रेट पर 500 रुपया नहीं है, डाउन हो गया पूरा, फुल डाउन चल रहा अभी। व्यापार कम हुआ इसलिए है कि यहाँ थोड़ा दाम भी बढ़ गया है और
ये आधी केजी लेने वाले आधी केजी लेके दाम का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और चलिए आपको हैदराबाद का हाल दिखाते हैं। यहाँ पर भी टमाटर की जो दाम है उसमें इस वक्त आग लगी हुई है। टमाटर 120 रुपए किलो और गोकर का 120, बिन्नीस 150 रुपए किलो। एक आम आदमी मिडिल क्लास वाला कैसा जिएगा? स्कूल का फीस भरेगा, किराया भरेगा, आखिर कैसा जिएगा? तो ये सब्जी का रेट तो बहुत बड़े सो है अभी तो। आप लोग यहाँ देखो कुछ भी कम कराओ। ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम भी ज्यादा ला रहे, ज्यादा बेच रहे हैं, लोगों को मुश्किल हो रहा, खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। बढ़ते आगे, मानसून की रफ्तार अब धीरे धीरे और तेज होती जा रही है। जून के शुरुआती हफ्ते की डेफिसिट कब खत्म होगी, क्या मानसून का ताजा अपडेट? विश्व मोहन हमारे सहयोगी एक एक बात की पूरी जानकारी दे रहे हैं। शुरुआती 3 हफ्ता जो जून का था वो काफ़ी कमज़ोर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे रफ्तार दिख रही है मानसून की चाल में। और जो डेफिसिट वाले एरिया है वहाँ पर भी अब धीरे धीरे बारिश हो रही है। और देश के 80% इलाके हैं जहाँ पर मानसून की एंट्री हो चुकी है। और कल सामान्य से 72% से ज़्यादा बारिश देश भर में हुई है। और जो डेफिसिट परसों तक 28% थी वो घटकर कल तक के जो आंकड़े थे 1 जून से 26 जून तक वो घटकर अब 23% हो गए हैं। तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है। और अगले एक हफ्ते जो कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी के कुछ हिस्से हैं, साथ ही पूर्वी राजस्थान, एमपी जहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। साउथ के भी कुछ राज्य हैं, साथ ही पश्चिम भारत में महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी बारिश होने वाली है, गुजरात में अच्छी बारिश होने वाली है। तो एक अच्छी बात है। लेकिन कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हुई है अब तक इस मानसून सीजन में, वो है राजस्थान, जहाँ पर सामान्य से 203% ज़्यादा बारिश 26 जून तक हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात जहाँ पर अच्छी बारिश हुई है, गुजरात के अलावा हरियाणा, पंजाब, 2 ऐसे बेल्ट है एग्री के जहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। दिल्ली में भी सामान्य से 91% ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन कहाँ बारिश कम हुई है उसमें बिहार और झारखंड, जहाँ पर काफ़ी कम बारिश हुई है। बिहार में सबसे कम 78% और झारखंड में सामान्य से 64% कम बारिश हुई है। महाराष्ट्र में अब धीरे धीरे रिकवरी जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी सामान्य से 70% कम बारिश महाराष्ट्र में हुई है। कर्नाटक में 56% कम और केरल में सामान्य से 64% कम बारिश हुई। इसके अलावा एमपी 36% और यूपी में 29% और पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से 29% कम बारिश हुई है। लेकिन जिस तरह की रफ्तार अब दिख रही है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक हफ्ते में काफ़ी रिकवरी होगी और देश भर में भी मानसून 5 से 10 दिनों के अंदर पहुंच सकता है। और मौसम के बाद अब बात क्रिकेट के महाकुंभ की। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वर्ल्ड कप का पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं अभिषेक। देखिए, आज आईसीसी ने इस दिन को चुना है क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी करने के लिए। और ये दिन खास इसलिए है क्योंकि आज से ठीक 100 दिन बाद क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो जाएगा। और ये शुरुआत होगी 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच से। और आपको याद रखना चाहिए कि यही ये दोनों टीमें थी जो आखिरी वर्ल्ड कप में फाइनल में भिड़ी थी। तो 5 अक्टूबर से शुरुआत होगी और 19 नवंबर को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका फाइनल खेला जाएगा। अगर हम सेमीफाइनल की बात करें तो ईडन गार्डन्स कोलकाता और वानखेड़े मुंबई को चुना गया है सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को ये 16 नवंबर को माफ कीजिएगा ये फाइनल खेले जाएंगे। भारत अपने अभियान की आगाज करेगा 8 अक्टूबर को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला हो। लेकिन जिस मैच पर न सिर्फ पूरे देश की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें होंगी वो मैच खेला जाएगा 15 अक्टूबर को, जब भारत का मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा खास बात यह है कि इस बार राउंड रॉबिन के आधार पर मैचेस खेले जाएंगे, यानी कि सेमीफाइनल से पहले कोई नॉकआउट मुकाबले नहीं होंगे, सीधे सेमीफाइनल से नॉकआउट मुकाबले की शुरुआत होगी। और 10 शहरों में वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाएंगे। और पूरा जो वर्ल्ड कप है 46 दिन तक ये चलेगा और 40 दिन के दौरान कुल 48 मैचेस खेले जाएंगे। अगर हम भारत के शेड्यूल की बात करें, भारत के मैचेस की बात करें, तो भारत का अभियान शुरू होगा 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अफगानिस्तान से मैच होगा 11 अक्टूबर को दिल्ली में। 15 अक्टूबर को जिस पर की पूरी दुनिया की निगाहें होंगी वो मैच खेला जाएगा अहमदाबाद में। और सबसे बड़ा स्टेडियम और सबसे नया स्टेडियम में कह सकते हैं दुनिया का है, और वहां पर मैच देखने का मजा ही कुछ और होगा। और ये जो मुकाबला होगा ये कमाल का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत और बांग्लादेश का मैच होगा 19 अक्टूबर को पुणे में। 22 अक्टूबर को धर्मशाला के खूबसूरत वेन्यू पर मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड के खिलाफ मैच होगा 29 अक्टूबर को। इसके अलावा 2 नवंबर को मुंबई में अभी क्वालिफायर तय हो रहे हैं क्योंकि क्वालिफायर मुकाबले खेले जा रहे हैं। तो क्वालिफायर 2 से भारत का मैच होगा 2 नवंबर को मुंबई में। 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से मैच होगा और
आखिरी जो भारत का लीग मैच है वो क्वालिफायर 1 जो अभी तय होना बाकी है उसे खेला जाएगा 11 नवंबर को। अगर हम वनडे वर्ल्ड कप की अहम तारीखों की बात करें, जिन तारीखों को आपको नहीं भूलना चाहिए, तो पहला मैच 5 अक्टूबर उद्घाटन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले से अहमदाबाद मैच खेला जाएगा। 15 अक्टूबर भारत पाकिस्तान का मैच, ये भी अहमदाबाद में खेला जाएगा। 4 नवंबर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा और पहला सेमीफाइनल 14 नवंबर को और 16 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा और आखिरी मैच 19 नवंबर को यह महामुकाबला, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अहमदाबाद में यह मैच होगा। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।